हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले अध्याय की शुरुआत की थी। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के दूसरे लेक्चर को समझेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला लेक्चर, जो राष्ट्रपति का पहला लेक्चर हम लोग ने अपलोड किया, उसे भी देख लें, जिससे आपको जो आने वाले लेक्चर हैं उनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग दूसरे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति, तो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो कुछ बच्चों को गणतंत्र को समझने में दिक्कत आई थी कि गणतंत्र का मतलब एक बार फिर से समझा दीजिए। तो हम लोग एक बार गणतंत्र को देख लेते, फिर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे जो प्रधान होगा, जो देश का प्रधान होगा, वो निर्वाचित होगा। निर्वाचित होगा। कोई राजा या महाराजा, कोई राजा देश का प्रधान नहीं होगा। देश का प्रधान नहीं होगा। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है जो भी देश का प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा। कोई राजा या महाराजा हमारे देश का प्रधान नहीं होगा। और हमारे देश का प्रधान कौन होता है? हमारे देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधान होते हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति निर्वाचित भी होते हैं। निर्वाचित भी होते हैं, इसलिए भारत में गणतंत्र है। भारत में गणतंत्र है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, जिससे आपको गणतंत्र कभी भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो भी देश का प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा। कोई राजा या महाराजा देश का प्रधान नहीं होगा। और भारत का जो प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति भारत के प्रधान होते हैं और भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित भी होते हैं, इसलिए भारत में गणतंत्र है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। दूसरा, ये तो भारत की बात हो गई। ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में जो राजा होते हैं वो देश के प्रधान होते हैं और वो निर्वाचित नहीं होते हैं। वो निर्वाचित नहीं होते, इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र नहीं है। तो ये हो गया, भारत में गणतंत्र है क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित होते हैं, जबकि जो ब्रिटेन के राजा होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं। इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है। भारत में भी लोकतंत्र है। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और ये भी निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं। तो यहां पे भी गणतंत्र होगा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत में, आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा कि भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। ये आईएएस की बात कर रहा हूँ, पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कॉन्सेप्चुअल इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आईएएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में भी लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। भारत में भी गणतंत्र है तथा ब्रिटेन में भी गणतंत्र है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आधे बच्चे होंगे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से अमेरिका में लोकतंत्र है, अमेरिका में गणतंत्र भी है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रधान है वो निर्वाचित होता है। तो ये आपका डाउट दूर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये डायग्राम आपको याद रखना है कि इस डायग्राम के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने आर्टिकल 52 देखा था। आर्टिकल 52, इसमें बोला गया था कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। रिवाइज कर रहे हैं हम लोग अभी। राष्ट्रपति होगा। दूसरा क्या बोला गया था कि जो राष्ट्रपति का पद है भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद है। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद है। सर्वोच्च पद। ये अभी हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। और संघ की कार्यपालकीय शक्तियां, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती हैं। तो ये आपको याद करके रखना है। निहित होती हैं क्योंकि संविधान से सारी शक्तियां किन्हें मिली? राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? संवैधानिक प्रधान। ये हम लोग ने कल पढ़ा था। संवैधानिक प्रधान
प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? प्रशासनिक प्रधान, प्रशासनिक प्रधान। तो ये कल हम लोग ने पढ़ा था। एक और पॉइंट देख लेते हैं कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सेना का सर्वोच्च कमांडर ये होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग के एग्जाम के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम में जाने से पहले आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, कम से कम 5-10 बार उनको रिवाइज करके जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी में, ना तो आईएएस में ना तो पीसीएस में, एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी में गलत नहीं होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम लोग ने कल इसे पढ़ा था कि राष्ट्रपति के बारे में हम लोग ने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ये सब चीज़ों को आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये भारतीय गणराज्य को हम लोग ने कल देखा था। राष्ट्रपति में निहित होती है, ये इंपॉर्टेंट है, और सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग ने कल देख ली थी। और आर्टिकल 53 में क्या बोला गया था? आर्टिकल 53 में ये बोला गया था कि जो भी संघ की कार्यपालकीय शक्तियां होंगी, जो राष्ट्रपति उन कार्यपालकीय शक्तियों का या तो स्वयं प्रयोग करेगा या तो अपने अधिकारियों के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये हम लोग ने आर्टिकल 53 में देख लिया था। ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा, या तो यह वाला पार्ट आप लोग लिख लीजिएगा, या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने कल देख लिया था। तो आप लोग से जो पहली बार जुड़े हैं तो पिछले वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जो आने वाले लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आज शुरुआत करते हैं नए लेक्चर की। तो आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, पद के लिए योग्यताएं। तो आर्टिकल 58 में इन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 58 में, तो आर्टिकल 58 में जो बोला है कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए उस व्यक्ति में 4 योग्यताएं होनी चाहिए। तो सब उन्हीं योग्यताओं को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि उसे, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। यदि वो जन्म होने की 20 साल बाद भी भारत का नागरिक बनता है, तब भी वो राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे आपने अदनान सामी का नाम सुना होगा। वो पहले पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन वो अब भारत के नागरिक बन गए, तो वो भी अब राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया। और 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। वह व्यक्ति 35 वर्ष का पहला क्या हो गया कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया कि उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, पूर्ण कर ली हो। ये सभी योग्यताएं आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और आईएएस में भी पूछी जा सकती है, लेकिन आईएएस में पूछे जाने की संभावना कम है। पीसीएस में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये सब जितने भी प्रीलिम्स के फैक्ट होते हैं तो वो पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा कि वह लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो, होने की योग्यता रखता हो। तो ये हो गया। पहला क्या हो गया, भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या हो गया
कि उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तीसरा क्या होगा कि वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति हो गए उसके लिए हम लोग लोकसभा की बात करेंगे। जब हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसके राष्ट्रपति के लिए हम लोग राज्यसभा के सदस्य होने की बात करेंगे। लेकिन जो राष्ट्रपति हो गए उनके लिए हम लोग लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होने की बात करेंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के लिए हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे और जो राष्ट्रपति हो गए उनके लिए हम लोग लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होने की बात करेंगे। तो उस व्यक्ति में ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए। तो आपको निर्वाचित सदस्य का मतलब समझ में आना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य में क्या अंतर होता है, उसे देख लेते हैं तो आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे। निर्वाचित सदस्य 2 सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य और दूसरा मनोनीत सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसने चुनाव जीता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीता हो, वो उसे निर्वाचित सदस्य कहते हैं। जबकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं इन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीता हो तथा इन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा सदन में भेजा गया हो। जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा सदन में भेजा जाता है उन्हें मनोनीत सदस्य कहते हैं। जबकि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को जीतता है उन्हें हम लोग निर्वाचित सदस्य कहते हैं। तो ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा तीसरा क्या हो कि उसे लोकसभा, वो व्यक्ति है उसे लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। निर्वाचित सदस्य, और ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, लोकसभा और निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये लाभ के पद को अभी हम लोग देखते हैं, लाभ के पद पर ना हो। तो ये 4 योग्यताएं व्यक्ति में होनी चाहिए यदि उसे राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करना है। पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली हो, तीसरा वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो, चौथा कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ का पद क्या होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ये चारों योग्यताएं नोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 58 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, फॉर पीसीएस एग्जाम। अब हम लोग देखते हैं लाभ का पद क्या होता है। लाभ के पद को हम लोग डिटेल में संसद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग संक्षेप में देख लेंगे कि लाभ का पद का क्या अर्थ होता है। तो लाभ का पद का पहला देख लेते हैं। लाभ का पद, पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि जो लाभ का पद हो गया उसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो लाभ के पद से संबंधित एक कानून का निर्माण संसद के द्वारा 1959 में उस कानून का निर्माण किया गया था, जिसमें 2 बातें कही गई। उन बातों को देख लेते हैं तो आपको लाभ का पद समझ में आ जाएगा कि लाभ के पद का क्या अर्थ होता है। तो पहली बात तो इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। और दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि जो भी पद इस कानून में शामिल होंगे उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा, जो भी पद इस कानून से बाहर होंगे उन्हें लाभ का पद माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी पद इस कानून में शामिल होंगे उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा, और जो पद इस कानून से बाहर होंगे उन्हें लाभ का पद माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट। तो इसमें क्या बोला गया है, कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया गया था। संसद के द्वारा कब किया गया था, 1959 में। इस कानून में यह बोला गया कि जो पद
इसमें शामिल होंगे उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और जो पद इस कानून में शामिल नहीं होंगे, जो पद इसमें शामिल होंगे उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और जो पद इस कानून से बाहर होंगे, जो पद इस कानून से बाहर होंगे उन्हें लाभ का पद माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ का पद का क्या अर्थ होता है। इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया और इस कानून में ये बोला गया है कि जो पद इस कानून में शामिल होंगे उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा, और जो पद इस कानून में शामिल जो पद इस कानून में शामिल होंगे उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा, जो पद इस कानून में नहीं शामिल होंगे उन्हें लाभ का पद माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ का पद क्या होता है। इस कानून का निर्माण 1959 में किया गया था। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये संसद ने कानून बनाया था, आप लोग को याद रखना है, संसद ने 1959 में बनाया था। 2 पॉइंट ये यहाँ पे भी है। जो पद इस कानून से बाहर होंगे उन्हें लाभ का पद माना जाएगा, माना जाएगा। तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे संसद वाले चैप्टर में, लाभ के पद को और अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ संक्षेप में समझ लीजिए कि लाभ के पद का मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। उन शर्तों को देख लेते हैं। तो आपका एक हम लोग का आर्टिकल 58 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 59, राष्ट्रपति पदों के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। पहली शर्त, इन शर्तों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 59 में, आर्टिकल 59 में। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। तो पहली शर्त क्या है कि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। तो पहली क्या शर्त हो गई? ना तो वो लोकसभा का सदस्य होगा, ना तो वो राज्यसभा का सदस्य होगा। तो ये पहली शर्त हो गई कि जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये पहली शर्त हो गई आपके लिए। तो ये पहली शर्त हो गई राष्ट्रपति के पद के लिए कि संसद के किसी भी सदन का कोई वो सदस्य नहीं होगा। तो दूसरा क्या हो गया कि राष्ट्रपति विधानमंडल का के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ना तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा, ना तो विधानमंडल में विधानसभा भी आती है, विधानसभा व विधान परिषद। तो राष्ट्रपति यहाँ इनका भी सदस्य नहीं होगा। ये दोनों शर्तें हो गई। यदि वो किसी भी सदन का सदस्य है, यदि वो संसद में किसी भी सदन का सदस्य है या विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य है, तो राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने की तिथि से पहले जो सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। पद ग्रहण करने की तिथि तक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा, सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि यदि वो किसी सदन का सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि तक अपने जो सदस्यता है उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये 3 शर्तें हो गई। राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यदि सदन का सदस्य है तो पहले सदन की सदस्यता से इस्तीफा देगा, तब जाके वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। चौथा क्या हो गया कि कार्यकाल के दौरान लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा।
तो हम लोग ने अभी लाभ के पद को देखा कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। तो लाभ का पद क्या होता है उसे हम लोग ने देख लिया है। तो ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन सी शर्तें हैं। तो ये 4 शर्तें हो गई, 1-2 शर्त और है। तो 5वीं शर्त कौन सी कि राष्ट्रपति को बिना किराए के आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बिना किराए का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन मिलता है, उसका कोई भी किराया राष्ट्रपति से नहीं लिया जाता है। राष्ट्रपति को बिना किराए का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति पद की शर्तें हो गई। छठा, राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख होगा। राष्ट्रपति का जो वेतन होगा उसे 5 लाख होगा। और जो राष्ट्रपति को वेतन, जो भत्ते और उपलब्धियां दी जाएंगी, उपलब्धियां द्वितीय अनुसूची के अनुसार दी जाएंगी। जो द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया गया होगा, आपको ये अनुसूची याद रखनी, द्वितीय अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति को भत्ते तथा उपलब्धियां राष्ट्रपति को दी जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को उपलब्धियां तथा जो भत्ते होते किस अनुसूची के अनुसार दिया जाता है। तो ये सभी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हो गई, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने, बिल्कुल समझ के चलिए, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये आर्टिकल 59 है, आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। तो पहली शर्त क्या होगी कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वो किसी सदन का सदस्य है तो उससे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, और राष्ट्रपति कोई कार्यकाल के दौरान कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति का जो एक निःशुल्क आवास, जो राष्ट्रपति को एक बिना किराए का आवास मिलेगा, 5 लाख वेतन मिलेगा, तथा वो अपने जो वेतन होगा फिर तथा भत्ते तथा उपलब्धियां उसे द्वितीय अनुसूची के अनुसार दी जाएंगी। तो ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है, और जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है वो आर्टिकल 58 में उल्लेख किया गया। 59 में जो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो गाइस उससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के साथ यदि इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।